नमस्कार सभी साथियों को। एक बार पुनः आप सभी का दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आपके मध्य में हम बहुत ही शानदार परीक्षाओं के नए पैटर्न के अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर उपस्थित हैं। प्रश्न ऐसे होंगे जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली आगामी यूपी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, एलटी, केवीएस, एनवीएस, DSSS व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण साबित होंगे। आप सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए और चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे आज के पहले प्रश्न के साथ में। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा, नारद की वीणा। इनमें से कौन सा नाटक है जो उदय शंकर भट्ट का नहीं है और आपको बताना है। तो जो नाटक इनमें से नहीं है उदय शंकर भट्ट का, तो आपका उत्तर होगा नारद की वीणा, ये नहीं है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल वयः संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? शेखर एक जीवनी, त्यागपत्र, पर्दे की रानी, जयवर्धन। किस उपन्यास में बाल वयः संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? तो आप सभी का उत्तर होगा शेखर एक जीवनी, जो कि अज्ञेय का उपन्यास है, और त्यागपत्र, जयवर्धन ये किसके उपन्यास हैं? जैनेंद्र के हैं। पर्दे की रानी इलाचंद्र जोशी का उपन्यास है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं प्रवृत्तियों की हो सकती है। उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वो विराट मध्य और निम्न वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। तो नई कहानी के विषय में ये कथन किसका है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी है? भीष्म साहनी, शिव प्रसाद सिंह, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर। तो नई कहानी आग्रहों की कहानी है और ये कथन किसका हो जाता है? तो ये आपका जवाब हो जाएगा कमलेश्वर जी का कथन है। किसका है? कमलेश्वर जी का कथन है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, शक्ति कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशिष्ट संस्कार को शक्ति कहते हैं। ये उद्धरण किस आचार्य का है? आचार्य कुंतक, पंडित राज जगन्नाथ और आचार्य मम्मट और आचार्य दंडी। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेषः, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर क्या होगा? आचार्य मम्मट का ये कथन है। किसका है? आचार्य मम्मट का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? दंडी, धनंजय, रुद्रट और अभिनवगुप्त। इनमें से किसने रसों की संख्या 8 मानी है? आपको बताना है। तो आपका सही जवाब क्या होगा? आचार्य दंडी ने रसों की संख्या 8 मानी है और भरत मुनि ने भी रसों की संख्या 8 मानी है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है उसे आपको बताना है। आई.ए. रिचर्ड्स की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं, तो ये गलत बात है। आई.ए. रिचर्ड्स का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया, ये भी बात गलत है। और जो आपका कथन सही है इसमें से आपका उत्तर होगा विकल्प सी, रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हो भारतीय काव्यशास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। ये आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। और अगला कथन है, रिचर्ड्स का एक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं, ये भी बात गलत है, यानी मनोविज्ञान से उसका तो संबंध है। अगला प्रश्न है, बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? जॉर्ज लूकाच, एजरा पाउंड, डेनियल बेल, जॉक देरिदा। किसका संबंध जो है बिंबवाद से है? बिंबवाद क्या है? ये पाश्चात्यवाद है। और किसका संबंध किस आचार्य से है?
तो आपका सही जवाब होगा एजरा पाउंड का संबंध जो है बिंबवाद से है। अगला प्रश्न है, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, ये तो बात सही है। जनजातियों के विस्थापन का त्रास, ये भी बात सही है। और जल जंगल जमीन पर अधिकार, ये भी सही है। जो स्थापना नहीं है आदिवासी विमर्श की, आपका उत्तर होगा विकल्प सी, यानी कि सत्ता से मोह की बात जो है यहाँ पर नहीं की गई है आदिवासी विमर्श में। अगला प्रश्न आपके सामने है, हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब सी खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी विवस्था, कौन सी रुला देने वाली करुणा न मिले। ये कथन जो है किस लेखिका का है? रमणिका गुप्ता, मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, महादेवी वर्मा। तो ये कथन किसका है? महादेवी वर्मा का है। किसका है? महादेवी वर्मा का कथन है। अगला प्रश्न है, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। देखते हैं हम लोग कौन सी मूल स्थापना नहीं है। सतीत्व ही स्त्रीत्व है, यही आपका उत्तर है। सतीत्व ही स्त्रीत्व है, ये जो है स्त्री विमर्श नहीं मानता है। और स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकार्यता, ये तो बात है स्त्री विमर्श में। सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति भी स्त्री विमर्श चाहता है, यानी स्त्री चाहती है। और परिवार संस्था का जनतंत्रीकरण भी स्त्री विमर्श चाहता है। तो ये 3 बातें तो सही हैं। आपका उत्तर विकल्प है। सतीत्व ही स्त्रीत्व है, यानी सती स्त्री ही को स्त्रीत्व का पालन करने वाला माना जाएगा, ऐसा स्त्री विमर्श नहीं मानता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की असहमति थी? श्रम की गरिमा, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, शोषण विहीन समाज की रचना, क्रांति में हिंसा का प्रयोग। तो मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की असहमति थी? यानी जो मार्क्सवाद मानता था उसे भीमराव अम्बेडकर का दर्शन और भीमराव अम्बेडकर नहीं मानते थे। तो आपका उत्तर होगा वर्ग विहीन समाज की स्थापना। ये जो है अम्बेडकर जी क्या है, इस पर अपने विचार उनके अलग थे, यानी वो वर्ग विहीन समाज की स्थापना नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि जो है वर्गवाद में बटा हुआ समाज होना चाहिए। और श्रम की गरिमा और शोषण विहीन समाज की रचना है, क्रांति में हिंसा का प्रयोग, वर्ग विहीन समाज की स्थापना, ये सब मार्क्सवादी विचारधारा की दर्शन की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में इतना बड़ा महाकाव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की ये है कि ये सारा संस्कृत के वर्णवृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस ग्रंथ के लिए है? साकेत, सांध्यटन, कामायनी, प्रिप्रवास। तो शुक्ल जी का ये कथन जो है प्रिप्रवास महाकाव्य के विषय में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृत मुक्तिबोध की नहीं है? चांद का मुंह टेढ़ा है, शुद्ध कविता की खोज, काठ का सपना, कामायनी, एक पुनर्विचार। तो जो मुक्तिबोध की रचना इनमें से नहीं है, आपका उत्तर होगा शुद्ध कविता की खोज। ये क्या है? दिनकर का निबंध है और बाकी रचनाएं मुक्तिबोध की हैं। चांद का मुंह टेढ़ा ये कविता यानी काव्य संग्रह है। काठ का सपना ये जो है कहानी है। कामायनी एक पुनर्विचार ये आलोचनात्मक ग्रंथ है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? 4, 5, 2, 3। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वो तीसरा आदमी कौन है, इसलिए मेरे देश की संसद मौन है। तो कितने आदमियों की बात धूमिल ने की है रोटी और संसद कविता में? तो आपका उत्तर होगा 3 आदमियों की बात की है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। ये कथन जो है किस रचना की भूमिका से है? प्रिप्रवास, भारत भारती, रश्मिरथी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जाति के अहंकार के विदा होने की बात की जा रही है। तो जात की बात किस में की गई है? रश्मिरथी में की गई है।
चूँकि कर्ण को जो है नीची जात का बताया जाता है युद्ध के समय, तो यहाँ पर जो है क्या उत्तर होगा? विकल्प सी, यानी रसमरथी की भूमिका में ये बात दिनकर ने कही है। फिर अगला प्रश्न है, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखिन देखी, तू कहता कागद की लेखी। तो ये पंक्तियाँ पहली बात तो कबीरदास की हैं। कौन सा मंतव्य सही नहीं है इस पंक्तियों के विषय में, ये आपसे पूछा जा रहा है। अनुभव को महत्व देना ये भी सही है, लोक ज्ञान की महत्ता ये भी सही है, सहज बात को सहजता से कहना ये भी सही है। और जो सही नहीं है इन पंक्तियों के विषय में, विकल्प बी आपका उत्तर होगा, यानी बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा इस पंक्तियों में नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के विषय में की है? तो यहाँ पर दो प्रश्न हैं। पहली बात तो ये कथन शुक्ल जी का है, और किसके विषय में है? बिहारी, विद्यापति, रसखान, मलूकदास। तो ये कथन जो है शुक्ल जी का विद्यापति के विषय में है। किसके? विद्यापति के विषय में है। अगला प्रश्न है, माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। 1 इंच मुस्कान, अनगूंज, आपका बंटी, बेघर। तो माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास कौन सा है? आप सभी इसका उत्तर जानते हैं, यानी विकल्प सी आपका बंटी में जो है ये समस्या दिखाई गई है। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी दासी निम्नलिखित में से किस उपन्यास की पात्र है? मैलांचल, परती परिकथा, जुलूस, कितने चौराहे। लक्ष्मी दासीन ये किस उपन्यास की पात्र है? तो आपका सही जवाब क्या होगा? मैलांचल। फणीश्वर नाथ रेणुका है, प्रथमांचलिक उपन्यास माना जाता है, इसी की पात्र है लक्ष्मी दासीन। अगला उपन्यास है, गोदान उपन्यास का होरीराम अवध प्रांत के किस गांव का रहने वाला है? बेलारी, गंगौली, शिवपालगंज और पांडेपुर। तो गोदान उपन्यास का होरीराम ये नायक है, ये किस गांव का रहने वाला है? तो आपका सही उत्तर होगा बेलारी गांव का है। और मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है, 1936 में प्रकाशित होता है, कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। अगला है, राग दरबारी उपन्यास के पात्र हैं कौन कौन से? मदन मोहन, बाबू बैजनाथ, मास्टर मोतीराम, बाबू रामाधीन, मास्टर शंभुदयाल, पंडित पुरुषोत्तम दास, काशीनाथ, काशी शाह और गंडा सिंह। तो राग दरबारी उपन्यास के पात्र कौन हैं? विकल्प बी आपका उत्तर होगा, यानी कि मास्टर मोतीराम और बाबू रामाधीन, ये दोनों पात्र हैं राग दरबारी उपन्यास के। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी है, उसने कहा था सिक्का बदल गया है, परिंदे, अमृतसर आ गया। तो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? आपका उत्तर होगा उसने कहा था, गुलेरी की कहानी है, 1915 में सरस्वती में प्रकाशित हुई है। और लहना सिंह, वजीरा सिंह, सूबेदार, सूबेदारनी, ये सब इसके पात्र हैं। अगला प्रश्न है, मानव प्रवृत्तियों अथवा मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला जयशंकर प्रसाद का नाटक है? विशाख, कामना, सज्जन, प्रायश्चित। क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न का? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, कामना। इसमें क्या है, मानव प्रवृत्तियों और मनोविकारों को पात्र के रूप में उपस्थित कर नाटकीय द्वंद्व की सृष्टि करने वाला ये क्या है? नाटक है जयशंकर प्रसाद जी का। फिर अगला है, इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम इस युग के साहित्य में वांछनीय नहीं है। अपने किस नाटक की भूमिका में लक्ष्मी नारायण मिश्र ने जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक सांस्कृतिक नाटकों की प्रतिक्रिया में ये बात कही थी? सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, राजयोग। तो आपका सही जवाब क्या होगा? विकल्प ए, सन्यासी नाटक में कहा था कि इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ने का इस युग के साहित्य में काम वांछनीय नहीं है। और जो है समस्या नाटकों में पहला नाटक जो है सन्यासी को ही माना जाता है, और लक्ष्मी नारायण मिश्र को समस्या नाटकों का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका अपकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है, यह संवाद किस नाटक का अंश है? लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ध्रुवसामनी, स्कंदगुप्त।
तो आप सभी लोग इसका सही जवाब जानते हैं क्या होगा। लहरों के राजहंस का ये कथन है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है, तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। अगला प्रश्न है, अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण किस नाटक की विषय वस्तु है। कैद, अलग अलग रास्ते, अंजू दीदी, उड़ान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, विकल्प सी, अंजू दीदी। नाटक में क्या है, अभिजात्य वर्गीय परिवार की कठोर अनुशासनबद्धता के जुल्म और विद्रोह तथा मशीनी जिंदगी से मुक्ति का चित्रण किया गया है। अंजू दीदी नाटक किसका है, आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला। और हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये कौन सा भाग है आत्मकथा का। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, ये पहला भाग है। कौन सा है, पहला भाग है। दूसरा है नीड़ का निर्माण, फिर तीसरा क्या है, बसेरे से दूर, और एक है इसका चौथा 10 द्वार से सोपान तक। आगे बढ़ेंगे हम सभी। अगला प्रश्न है, मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक हैं विष्णु चंद्र शर्मा, नामवर सिंह, रमेश चंद्र शाह, हंसराज रहबर। मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा, विष्णु चंद्र शर्मा हैं मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही है। तो पहली बात तो है, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था, ये तो कही है शुक्ल जी ने। उनमें वो सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए, ये भी बात शुक्ल जी ने कही है। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, ये भी बात कही है शुक्ल जी ने। और चौथी बात है, अपनी रचनाओं में उन्होंने केशव ने यानी संस्कृत साहित्य की उक्तियों से परहेज किया है। तो पूछा क्या जा रहा है इस प्रश्न में, यानी क्या क्या कहा है। तो 3 बातें ऊपर की कही हैं और चौथी बात नहीं कही है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए यानी ए बी सी, ये आपका सही जवाब होगा। फिर अगला प्रश्न है, हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर हैं। देखते हैं हम लोग हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों के मुख्य स्वर क्या क्या हैं। तो स्वातंत्र्योत्तर नए भावबोध का विकास, ये तो बात नहीं है। फिर क्या है, प्रखर राष्ट्रीय चेतनायुक्त ऐतिहासिकता, ये बात सही है। और सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना, ये भी बात सही है। पश्चिमी बौद्धिकता का प्राधान्य, ये गलत है। तो बी और सी यानी आपका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। हरिकृष्ण प्रेमी के जो नाटक हैं उनका मुख्य स्वर क्या है, प्रखर राष्ट्रीय चेतनायुक्त ऐतिहासिकता और सांप्रदायिक सौहार्द की मूल्य चेतना, 2 बातें सही हैं। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालयी परिसर के जीवन पर आधारित उपन्यास हैं परिशिष्ट, चक्रव्यूह, अपने अपने चेहरे, धूप छाही रंग। कौन कौन से उपन्यास हैं जो विश्वविद्यालयी परिसर के जीवन पर आधारित हैं। तो आपका परिशिष्ट भी है और चक्रव्यूह भी है, 2 उपन्यास हैं विश्वविद्यालय परिसर पर आधारित हैं। तो ए और बी यानी आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, विकल्प ए आपका उत्तर हो जाएगा। कौन सा, विकल्प ए। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि कौन हैं। तो स्वामी अग्रदास भी हैं, नाभादास भी हैं और आपके क्या नाम, हृदय राम भी हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प ए यानी ए बी सी, स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदय राम, ये दोनों लोग राम भक्ति शाखा के कवि हैं। स्वामी हरदास और कृपा राम ये लोग नहीं हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में स्त्री विमर्श पर आधारित उपन्यास हैं। कौन से उपन्यास हैं स्त्री विमर्श पर, देखते हैं हम लोग। तो आपका जो है समय सरगम, एक ज़मीन अपनी, एक चिथड़ा सुख, मुझे चांद चाहिए।
तो इनमें से जो स्त्री विमर्श के उपन्यास हैं, एक ज़मीन अपनी और मुझे चांद चाहिए, दोनों उपन्यास स्त्री विमर्श के हैं। तो आपका उत्तर क्या होगा? बी और डी, यानी कि विकल्प सी आपका जवाब होगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन से हैं? दंत वर्ण बोला जा रहा है, कौन से हैं आपको बताना है। तो लिर्तु लशानाम दंता, तो आपका इसमें दा भी दंत में आएगा और ताथा दाधा धा भी इसी में आएगा आपका, यानी सी और डी। कौन सा जवाब हो जाएगा? विकल्प डी आपका उत्तर हो जाएगा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये तो जो है डा और ढा किसमें? मूर्धा में चले जाएंगे। फिर अगला प्रश्न है, गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास हैं जुगलबंदी, ओस की बूंद, लोग और झरोखे। कौन कौन से उपन्यास हैं गिरिराज किशोर के? तो जुगलबंदी है और लोग है, यानी ए और सी आपका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। जुगलबंदी, लोग, ये गिरिराज किशोर के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा की कहानियों की दुनिया है, यानी उनका विषय क्या है, ये आपको इसमें बताना है। तो हताश और आत्मपरक नायकों की दुनिया है ये, अर्थात ये बात तो ठीक है। फिर है अकेलेपन और अलगाव की है, ये भी बात सही है। प्रतिरोध और विद्रोह की, ये नहीं है। राष्ट्रीय चेतना की नहीं है। तो आपका उत्तर क्या होगा? ए और बी। हताश और आत्मपरक नायकों की, अकेलेपन अलगाव की दुनिया है निर्मल वर्मा की कहानियों के विषय। तो ए और बी आपका उत्तर, यानी कि विकल्प बी हो जाएगा। अगला है, रस के संबंध में कहा गया है। क्या कहा गया है रस के संबंध में, देखते हैं हम लोग। तो रस को अलौकिक आनंद कहा गया, ये बिल्कुल सही है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है, ये भी बात सही है। रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है, यानी। फिर है आगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी रस के अलौकिकत्व का समर्थन किया है, नहीं किया है। भरत मुनि ने रस निष्पत्ति संबंधी सिद्धांत अपने पूर्व नाटक और भाष्य ग्रहण किया, गलत बात है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए और बी, अर्थात रस को अलौकिक आनंद कहा गया है, रस को अलौकिक आनंद लाक्षणिक अर्थ में कहा गया है। तो ए और बी आपका किसमें है? विकल्प ए में, और यही आपका आंसर माना जाएगा, विकल्प ए। आगे बढ़ेंगे हम सभी। अगला प्रश्न है, रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी हैं? रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं कौन सी है, ये आपको बताना है। तो रसवाद, मार्क्सवाद, कलावाद, संरचनावाद, इनमें से रसवाद और मार्क्सवाद, ये दोनों जो है रूसी रूपवाद के प्रतिकूल अवधारणाएं, यानी आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। और कलावाद, संरचनावाद, ये तो रूसी रूपवाद के अनुकूल हैं। फिर आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिनकर के काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? देखते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या है? जातिवादी व्यवस्था का विरोध, ये तो ठीक है। सपाट बयानी, गलत है। युद्ध का, तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध, यानी क्या है? ये भी बात सही है। व्यक्ति स्वातंत्र की प्रतिष्ठा, नहीं। तो दिनकर के काव्य की विशेषताएं कौन सी हैं? जातिवादी व्यवस्था का विरोध है और युद्ध का, तात्विक चिंतन और शोषण का विरोध है। ए और सी आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं कौन सी हैं, आपको बताना है। तो दूर से ही दिख रही है माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं कौन सी हैं? इनमें से हिमकिरीटिनी है और हिमतरंगिनी है, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी और डी। बी और डी आपका उत्तर हो जाएगा। स्वर्णधूलिये पंत की रचना है विष्णुप्रिया, जो है मैथिली शरणगुप्त की है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी और डी, विकल्प सी में है, जो आपका जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से अज्ञेय के काव्य हैं? तो भग्नदूत और चिंता, ये दोनों अज्ञेय के काव्य हैं। आत्मा की आंखें, ये दिनकर की रचना है, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की रचना है। तो आपका उत्तर क्या होगा? ए और डी, यानी कि भग्नदूत और चिंता, ये अज्ञेय की काव्य रचनाएं हैं। ए और डी किसमें है? विकल्प बी आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं, जी आपको बताना है। तो देखते हैं हम लोग। करुणामय को भाता है तम के पर्दे में आना, ये तो नहीं है, चूँकि ये तो आपके महादेवी वर्मा की कविता है। फिर देखते हैं हम लोग अगली पंक्ति को, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी ये है अपनी, ये तो है आत्मकथ्य कविता से जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। फिर है, मेरी आँखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, ये भी जो है
जयशंकर प्रसाद की कविता है। गा कोकिल बरसा पावकण नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। ये भी नहीं है, ये तो पंत की पंक्ति है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी और सी आपका जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। तारा जयदेव, रणवीर देवव्रत, सोमराज रावत और रुप्पन बाबू सनीचर। तो झूठा सच उपन्यास के पात्र कौन कौन से हैं? तारा जयदेव को आप जानते हैं पहले से, चूँकि ये मुख्य पात्रों में आते हैं। और सोमराज और रावत ये भी पात्र हैं। तारा जयदेव, सोमराज और रावत। ए और सी आपका विकल्प ए उत्तर हो जाएगा। तारा जयदेव, सोमराज रावत ये झूठा सच उपन्यास के पात्र हैं, जो कि यशपाल जी का उपन्यास है। फिर है जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित उपन्यास हैं। कौन कौन से हैं जगदीश चंद्र माथुर के उपन्यास? तो देखते हैं हम लोग। धरती धरना अपना, यथा प्रस्तावित, किस्सा गुलाम और मुट्ठी भर कांकर। जगदीश चंद्र द्वारा रचित उपन्यास कौन से हैं? आपका धरती धरना अपना है और मुट्ठी भर कांकर। ये जो है दो उपन्यास किसके हैं? जगदीश चंद्र के हैं। धरती धरना अपना और मुट्ठी भर कांकर, यानी आपका उत्तर ए और डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से स्कंदगुप्त नाटक में देवसेना द्वारा गाए गए प्रस्तुत गीत कौन से हैं? यानी स्कंदगुप्त नाटक जयशंकर प्रसाद का है, इसमें देवसेना ने कौन कौन से गीत गाए हैं ये आपको बताना है। देखते हैं हम लोग। भरा नयनों में मन में रूप किसी छलिया का अमल अनूप। तो ये गीत क्या है? देवसेना ने गाया है। फिर मांझी साहस है खेलोगे जर्जर तरी भरी पथिकों से झड़ में क्या खेलोगे, ये तो नहीं गाया है। फिर है उमड़ कर चली भिगोने आज तुम्हारा निश्चल अंचल छोड़, ये भी नहीं है। फिर है शून्य गगन में खोजता जैसे चंद्र निराश, राका में रमणी यह किसका मधुर प्रकाश। तो ये भी गीत जो है देवसेना ने गाया है। तो आपका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ए और डी। ये दो गीत हैं जो देवसेना ने गाए हैं स्कंदगुप्त नाटक में। फिर अगला प्रश्न है, वैदिकी भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से प्रहसन है, आपको बताना है। प्रहसन पूछा जा रहा है और सभी ये मौलिक है भारतेंदु के। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत, नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। तो इनमें से कौन से हैं जो प्रहसन के अंतर्गत आते हैं? सभी नाटक भारतेंदु के हैं। तो वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत यानी कि ए, और उसके साथ में अंधेर नगरी अर्थात सी, यानी ये सब किस में आते हैं? प्रहसन में। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवत और अंधेर नगरी। उसके बाद में आपका प्रश्न है, शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं। कौन से हैं शरद जोशी के निबंध संग्रह? जीप पर सवार इल्लियाँ, विषकन्या, यत्र तत्र सर्वत्र, आड़ू का पेड़। शरद जोशी द्वारा रचित निबंध संग्रह इनमें से कौन से हैं? तो आपका जीप पर सवार इल्लियाँ हैं, जीप पर सवार इल्लियाँ हैं। और कौन सा है? यत्र तत्र सर्वत्र, यानी ए और सी आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि शरद जोशी के द्वारा रचे गए निबंध संग्रह व्यंग्यात्मक हैं। जीप पर सवार इल्लियाँ, यत्र तत्र सर्वत्र। अगला प्रश्न है, हरिशंकर परसाई द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं। तुलसीदास, चंदन घिसें, अपनी अपनी बीमारी, बबूल और कैक्टस, एक भोर जुगनू की। तो हरिशंकर परसाई द्वारा रचे गए निबंध संग्रह इनमें से कौन से हैं? तो आपका तुलसीदास, चंदन घिसें ये तो है, और अपनी अपनी बीमारी, यानी ए और बी आपका उत्तर हो जाएगा। हरिशंकर परसाई द्वारा रचे गए निबंध संग्रह हैं तुलसीदास, चंदन घिसें और अपनी अपनी बीमारी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, नामवर सिंह द्वारा रचित पुस्तकें कौन सी हैं? कहानी, नई कहानी, साहित्य के समाजशास्त्र की भूमिका, इतिहास और आलोचना, भक्ति काव्य और लोक जीवन। कौन सी पुस्तकें हैं नामवर सिंह की? तो कहानी, नई कहानी एक तो ये हो गया, और फिर है इतिहास और आलोचना, यानी कि सी। ए और सी दो पुस्तकें हैं नामवर सिंह की, यही आपका उत्तर होगा। ए और सी, कहानी, नई कहानी और इतिहास और आलोचना। तो आपका ए और सी किस में है? विकल्प डी में है, जो आपका सही आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम।
और आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है। आचार्य शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही हैं? आचार्य शुक्ल ने क्या कहा अमीर खुसरो के बारे में, देखते हैं हम लोग। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा की ओर अधिक था, ये बात बिल्कुल सही है। खुसरो का लक्ष्य जनता का मनोरंजन करना था, ये भी बात बिल्कुल सही है। खुसरो के समय में बोलचाल की स्वाभाविक भाषा घिसकर बहुत कुछ उसी रूप में आ गई थी जिस रूप में खुसरो में मिलती है, तो ये भी बात क्या है, सही है। यानी ए, बी और सी। फिर है क्या खुसरो धर्मोपदेशक थे, अतः उनकी वाणी पोथियों की भाषा का सहारा लिए हुए है, ये बात क्या है, आपकी गलत है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प ए, बी, सी। 3 बातें सही हैं शुक्ल जी ने जो खुसरो के बारे में कही हैं। तो प्रिय साथियों, उम्मीद करते हैं ये सेशन आप सभी लोगों के लिए लाभदायक साबित होगा। अपने साथी मित्रों में शेयर करिए। चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाएं मिलती रहेंगी। मिलेंगे आप सभी को हम अगले मॉडल पेपर में, तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद।